हेलो क्लास 9th के चैंपियन बच्चों, तो आपका स्वागत है आज वर्क एंड एनर्जी चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज सोल्यूशन के क्वेश्चन नंबर 16 टू 21। तो मैंने ऑलरेडी आपको 15 क्वेश्चन तक आपके सोल्यूशन मैंने दे दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 टू 21 का जो सोल्यूशन है वो मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ मैंने एनसीईआरटी के वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का क्वेश्चन ओपन कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ दिया हुआ है, आइए इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, तो अगर उस ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट को मुझे रेस्ट पे लाना है तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कैसे करेंगे? अब हम एक कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। वो कंसेप्ट अगर आपने सुना है, ध्यान लगाया है, तो ज़रूर रिकॉल का हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो हम सोल्यूशन देखेंगे, आंसर देखेंगे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आंसर। ठीक है, तो एक चीज़ हमको ये पता होना चाहिए कि जो भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये हमेशा वर्क डन के बराबर आता है। तो अगर मुझे वर्क निकालना है तो मैं काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाल लूँ, तो जितना चेंज, जितना डिफरेंस आएगा वही वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, तो मुझे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल निकालना होगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी हाफ इंटू मास दिया था m और वेलोसिटी दिया था v, तो v का स्क्वायर दिया था ना कि इनिशियली ऑब्जेक्ट का मास कितना है m और वो कितने कांस्टेंट वेलोसिटी v, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर। और फिर उसे किस पे लाना है, रेस्ट पे लाना है। यानी उसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल वो होनी चाहिए 0, है ना। क्योंकि अगर वेलोसिटी 0 हो गई, क्योंकि रेस्ट पे आएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। तो अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितने का आया, तो मैंने चेंज का मतलब बता रखा है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है 0 माइनस इनिशियल कितना है हाफ mv स्क्वायर। तो चेंज कितने का आया, माइनस हाफ mv स्क्वायर का चेंज आया, इतने जूल एनर्जी का चेंज आया। और यही जो चेंज है यही किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल होगा। यानी कि अब ऑब्जेक्ट को मुझे रेस्ट पे लाना है तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, तो सो वर्क डन इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, हाफ mv स्क्वायर, और वो भी माइनस में। क्यों माइनस का मतलब कि मुझे एनर्जी क्या करनी है, माइनस का मतलब ये बता रहा है कि मुझे एनर्जी डिक्रीज करनी है ना। बात समझ में आया, बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। डन। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप ए कार ऑफ 1500 kg मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद बच्चों ऐसा नहीं लग रहा है कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वही ये क्वेश्चन है, कंसेप्ट तो वही लग रहा है, बस यहाँ मास दे दिया है, वेलोसिटी दे दिया है। पहले वाले क्वेश्चन में मास को m बोला था, वेलोसिटी को v बोला था। अब यहाँ मास दे दिया, m की वैल्यू दे दिया 1500 kg और वेलोसिटी दे दिया 60 किलोमीटर पर आवर। और ये जो वर्क है, मतलब आपको जो वर्क करना है किसको, टू स्टॉप ए कार, कार को स्टॉप करने के लिए, तो ये वर्क डन किसके बराबर होगा। तो जो कंसेप्ट आपने क्वेश्चन नंबर 16 में लगाया था वही कंसेप्ट तो यहाँ लगेगा कि जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। तो आइए फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ अगेन आपका जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है,
अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो वो है 0। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है, हमको कार को रेस्ट पे लाना है। वर्क डन टू स्टॉप ए कार को स्टॉप करना है, यानी हमको वेलोसिटी 0 करनी है कार की वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है वो आपको निकालना पड़ेगा, हाफ mv²। हाफ m कितना है, m है 1500 किलोग्राम, 1500 kg, ठीक है। और जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी मुझे किस में रखनी पड़ेगी, मीटर पर सेकंड में, लेकिन यहाँ जो वेलोसिटी दी है वो किलोमीटर पर आवर में दी है। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये वेलोसिटी का डाटा चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर से इसे बदलना पड़ेगा किस में, मीटर पर सेकंड में। तो कैसे बदलेंगे, तो अगर मैं 60 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मीटर पर सेकंड में बदल गया, है ना। तो 18 से कितने टाइम जाएगा बताओ, 18 से जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 9 या 18, 2 30 हो गया, 3 3 3 3 जा 3 10 जा, ठीक है। ये आ गया आपका 50/3, ये वैल्यू कितनी आ गई 50/3। तो मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा 50/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 1500 इंटू 2500, ठीक है, क्लियर। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बताओ, कितना आएगा डाटा। मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ, है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया 1500 इंटू 2500 डिवाइडेड बाई 18, हाँ। तो ये आ जाएगा आपका 208,333.33। ठीक है। तो अब आपका फाइनल और इनिशियल आ गया तो वर्क डन निकाल लेंगे। तो वर्क डन हो जाएगा आपका कितना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 0, इनिशियल कितना है 208,33 जूल, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। इतने जूल आपको वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर वो 1500 किलोग्राम की जो कार है जो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी वो स्टॉप हो जाएगी। अगर आप इस पे इतना वर्क करोगे अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव क्या बता रहा है कि आपको वर्क करना पड़ेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, क्लियर। चलिए आंसर 18। आंसर क्वेश्चन नंबर जरा 18 में ध्यान से देखिए, आपको 3 डायग्राम दिए गए। 3 डायग्राम में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का यहाँ एरो से इंडिकेट किया गया है, ठीक है। जैसे ये फोर्स है तो ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ ये फोर्स है तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है तो ये डिस्प्लेसमेंट है। अब आपको तीनों डायग्राम में देखकर ये बताना है कि कहाँ फोर्स की जो साइन है वो नेगेटिव है, कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ 0 है, ठीक है। चलिए तो पहले डायग्राम को जरा ड्रॉ करते हैं। पहले डायग्राम में क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या बन रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। और जब भी 90 डिग्री होता है तो वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। तो पहले केस में जो आपका आंसर होगा वो वर्क डन 0 होगा, ठीक है। अब दूसरे केस का डायग्राम बनाते हैं। दूसरे केस में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दोनों सेम डायरेक्शन में है। हाँ सर, दोनों सेम डायरेक्शन में।
जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है और जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होता है यानी दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है ना। जब कोई चीज सेम डायरेक्शन में होगी तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। और तीसरे केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। फोर्स लगा है लेफ्ट साइड, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट साइड, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बना है वो 180 डिग्री बना है। तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। जैसे कार चल रही है, ब्रेक लगा तो कार आगे जा रही है लेकिन फोर्स अपोजिट लग रहा है जिसके वजह से कार की रफ्तार कम होती जा रही है। वही वाला केस होता है जिसमें वर्क डन निगेटिव होता है। जहां भी मोशन के अगेंस्ट फोर्स लगे तो वहां हमेशा वर्क डन निगेटिव होता है। क्लियर। इसीलिए हमारे इस दोनों क्वेश्चन का जो आंसर आया निगेटिव में आया। क्यों? क्योंकि हमने जो वर्क किया वो अपोजिट डायरेक्शन में किया, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में किया, तब जाकर कार स्टॉप हुई। इसीलिए हमारा जो आंसर आया वर्क डन का वो माइनस में आया, क्वेश्चन नंबर 17 में भी और क्वेश्चन नंबर 16 में भी। माइनस में क्यों आया? क्योंकि मोशन के अगेंस्ट हमने वर्क किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 18 भी सॉल्व हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। सोनी क्या कह रही है? सोनी सेज दैट, क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से पढ़िए। सोनी says that the acceleration in an object could be 0 even when several forces are acting on it. Do you agree with her? Why? सोनी का पूछना, सोनी का ये कहना है कि किसी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो सकता है तब भी जब बहुत सारे फोर्स उस पर काम कर रहे हैं। क्लियर? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्स लगे और फिर भी उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाए? तो ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल है। कैसे? आइए देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का हम सोल्यूशन देख रहे हैं। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है, एक फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, और सारे फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। अब हमने ये पढ़ा है कि फोर्स लगता है अगर ऑब्जेक्ट पे तो ऑब्जेक्ट में क्या पैदा होता है, एक्सेलरेशन। तो यानी फोर्स है तो एक्सेलरेशन है। लेकिन ये कौन सा फोर्स? ये नेट फोर्स की बात हो रही है। सारे फोर्स का रिजल्टेंट, मतलब सारे फोर्स को मिला के अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा। अगर सारे फोर्स मिलाकर 0 फोर्स आ गया तो फिर एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। अब जहां ये देखो, इस ऑब्जेक्ट में ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट। तो अपोजिट है तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। हाँ, और ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर हैं और डायरेक्शन में अपोजिट है तो ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट पर कुल मिला के नेट फोर्स कितना आएगा? तो ऑब्जेक्ट पर आएगा नेट फोर्स कितना, 0। और यही तो है ये नेट फोर्स। तो जब ये नेट फोर्स ही 0 हो गया तो एक्सेलरेशन भी तो 0 होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्स अप्लाई हो, क्योंकि फोर्स अप्लाई होने से नहीं होता, नेट फोर्स से बात होती है। नेट फोर्स अगर 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और अगर नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं है, कुछ है, तो एक्सेलरेशन की भी कुछ वैल्यू होगी, एक्सेलरेशन भी तब 0 नहीं होगा। तो नेट फोर्स से बात तय होती है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्या बोला है? फाइंड द एनर्जी इन जूल कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वॉट ईच। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 का सलूशन। आपके पास 4 डिवाइसेस हैं। ठीक है, 4 डिवाइसेस, और हर डिवाइस की पावर कितनी है?
पावर ऑफ ईच डिवाइस, हर डिवाइस की पावर है कितनी 500 वॉट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक चीज ये समझिए कि एनर्जी मतलब क्या होता है, एनर्जी मतलब होता है पावर इनटू टाइम। तो अगर आपको एनर्जी चाहिए जूल में तो पावर को रखना होगा वॉट में और टाइम को रखना होगा सेकंड में। ठीक है, अब मेरे पास जो पावर दे रखा है वो तो वॉट में दे रखा है, लेकिन जो टाइम दे रखा है वो टाइम 10 आवर है। हमको किस में बदलना पड़ेगा, हमको बदलना पड़ेगा इससे सेकंड में। तो टाइम को 10 आवर से बदलना पड़ेगा सेकंड में। तो 60 × 60 यानी कि 3600 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये सेकंड में बदल गया। अब मुझे क्या निकालना है, एनर्जी, एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा पावर। अब पावर एक डिवाइस की 500 वॉट है तो 4 डिवाइस की कितनी हो जाएगी 500 × 4, तो 5 4 जा 20 और 2 0 वहां से आ गया, ये हो गया इतने वॉट इंटू 1 2 3 36,000 सेकेंड। ये आ गया आपकी एनर्जी किस में जूल में। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ये हो जाएगा 72, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 3 जा 6, 1 7, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 इतने जूल। ये आ गया आपका एनर्जी जूल में। लेकिन अगर किलो वॉट आवर में पूछता तब दूसरे तरीके से सॉल्व करते, तब पावर को वॉट से किलो वॉट में बदलते और फिर 10 आवर से मल्टीप्लाई करते, तब आपका आंसर आ जाता। लेकिन वो आंसर किलो वॉट आवर में आता। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द एनर्जी इन जूल, तो हमने एनर्जी को जूल में निकाला। तो एनर्जी को दो तरीके से निकाल सकते थे, जूल में नहीं तो किलो वॉट आवर में। लेकिन क्वेश्चन में हमसे जूल पूछा था तो हमने जूल को पावर इनटू टाइम से लगाया और सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आ जाता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कि एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है जो कि धरती पर पहुंचने के बाद अचानक स्टॉप हो जाती है। व्हाट हैपन्स टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। जैसे आपसे मैंने कहा कि एक बॉल है, बॉल को छोड़ दो हवा में, ऐसे छोड़ो तो वो बॉल अब ग्रेविटी के कारण नीचे जाएगी, ये फ्री फॉल है। अब वो धरती से टकराएगी, फिर एक बार और बाउंस होगी, फिर धरती से टकराएगी, फिर बाउंस होगी, धीरे 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 वो रुक जाएगी, यानी अल्टीमेटली वो स्टॉप हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये उठता है क्यों, काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो हो गई तभी तो वो स्टॉप हो गया, यानी उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, क्यों। इसका मतलब एनर्जी कहीं चली गई, काइनेटिक एनर्जी कहीं दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तभी तो उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, और जीरो हो गई तो वो रुक गई। ठीक है, तो देखो सिंपल सी चीज़ है, जैसे ये मान लो ग्राउंड है और हमने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से फ्री फॉल कराया, तो ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड पे आएगा टकराएगा तो इसकी सारी एनर्जी इस समय किस रूप में है, इसके पास जब ये टकरा रहा है ग्राउंड से तो सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे। ठीक है, लेकिन जैसे ही टकराएगा फिर ये वापस जाएगा ऊपर, तो टकराने के बाद इसकी कुछ एनर्जी हीट और साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी और बार बार टकराएगा, फिर ये बाउंस बैक करेगी बॉल, ऐसे टकरा कर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, नीचे आई, यानी ये ऐसे होगा टुई 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 टुई, है ना। क्योंकि जब जब ये धरती से टकरा रही है इसकी काइनेटिक एनर्जी हीट और साउंड में क्या हो जा रही है, कन्वर्ट हो जा रही है, और धीरे धीरे उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी पूरी कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी बची ही नहीं तो अल्टीमेटली बॉल क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ आपका आंसर है ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी due to conversion of kinetic energy into heat, sound और थोड़ी बहुत एनर्जी जो अर्थ में चली गई, एनर्जी वेस्टेड इनटू या एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अर्थ। ठीक है,
ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी थी, जो बॉल अपने साथ काइनेटिक एनर्जी लाई, वो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे करके हीट, साउंड और में कन्वर्ट हो गई, तो ये एनर्जी क्या हो गई, जीरो। और जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी जीरो, तो जो बॉल है या ऑब्जेक्ट है वो किस पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट विल कम टू रेस्ट, विल कम टू रेस्ट। ठीक है, क्लियर। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 21 का सलूशन है। और इस तरीके से आपका वर्क एनर्जी के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे सलूशन हमने कंप्लीट कर लिए, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 21 थे। हमने क्वेश्चन को पार्ट वाइज किया और ये आखिरी पार्ट था जहां हमने क्वेश्चन नंबर 16 से 21 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, इसी तरह आपको हर चैप्टर का वन शॉट और उस चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सलूशन आपको मिलेगा इस चैनल पे। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है और सलूशन को समझना है। थैंक यू सो मच।